रिलेशनशिप होती क्या है और इसको आप डिफाइन कैसे करते हो और आप अपनी नजरिए से कैसे देखते हो? रिलेशनशिप जो है वो एक औरत और एक आदमी के बीच ही नहीं है। रिलेशनशिप हमारा हर उस चीज के साथ है जिसके साथ हम पूरे दिन रह रहे हैं या बिता रहे हैं। वो भी हो सकता है जो बाहर ब्लिंकिट का सामान आपको ड्रॉप करने आ रहा है, तो वो भी एक रिलेशनशिप में आता है कि आप सामने वाले को कैसे ट्रीट कर रहे हो। और सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है प्यार और अटैचमेंट के बीच? प्यार आपको स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। अटैचमेंट आपको बांधे रखता है। अगर एक बीवी अपने पति के साथ प्यार में है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को वो खुश देख रहा है जब दूसरों के साथ, तो वो खुश हो रहा है कि वाओ शी इज हैप्पी। अगर आप अटैच्ड फील करते हो तो आप उसको किसी और के साथ खुश नहीं देख सकते। ऐसे क्या स्टेप्स लें कि जो रिलेशनशिप है वो लंबे समय तक ब्यूटीफुल चले? कम्युनिकेशन करिए। कम्युनिकेशन गैप जहां आने लगेगा ना, वहां पे ये वाली प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जहां आपकी थॉट प्रोसेस अलाइंड नहीं है। डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा है। देखो, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स हर फैमिली में होते हैं, हर दो लोगों के बीच में, चार लोगों के बीच में होते हैं, बट जो दोनों की भावनाएं हैं वो सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है, तो फिर वहां रिलेशन स्मूथ कैसे होगा? बात करने का तरीका। एक तो आप कंसर्न दिखा रहे हो, यार दोस्तों के बीच में मत जाओ, अभी रात हो रही है, बट जहां पे आप बोलोगे नहीं जाना दोस्त के पास, आज कोई पार्टी नहीं करनी, तो देयर इज अ वे हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न। व्हेन इट इज अबाउट कंसर्न, सामने वाला समझता है। व्हेन इट इज अबाउट डोमिनेशन, नहीं समझता। प्राइमरी प्रॉब्लम एट द मोमेंट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो जब एक आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहा है, वो बाहर शादी के जा रहा है, वो आदमी अपने आप से पूछे व्हाई डू आई नीड टू गो आउट। आदमी फिजिकल होने के लिए नहीं जा रहा है, आदमी को चाहिए इमोशनल बॉन्ड जो उसको बीवी से नहीं मिल रहा। अगर एक आदमी इमोशनली अपनी बीवी के साथ कनेक्टेड नहीं फील कर रहा, उसको वो सेफ जोन नहीं मिल रहा, जैसे हम औरतों को एक सेफ्टी चाहिए ना, एक सेफ जोन, ऐसे ही आदमियों को भी चाहिए, तो वो सेफ जोन नहीं मिल रहा उसको औरत से, तो वो बाहर जाएगा। क्योंकि हमारे समाज में एक लड़का और एक लड़की बिना शादी के साथ में रह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम समझने वाले हैं रिलेशनशिप को, कि अगर आप किसी भी नई रिलेशनशिप में जाने वाले हैं या जा चुके हैं या आपका हार्ट ब्रेक हो गया है, तो व्हाई दिस हैपेंस, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, और आप किसी भी लाइफ के ट्रॉमा में हो, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, आपके मन में कुछ भी चल रहा हो और आप गिव अप करने वाले हो, तो दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। कि लाइफ में देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, इट्स गुड और बैड, इट्स ऑल अप टू यू। टाइम है, किसी ने कहा है कि वो रात आई नहीं जिसकी सुबह ना हो। तो आज ये पॉडकास्ट इसी के बारे में है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव फेज चल रहा है या आप बहुत ही डम फील कर रहे हो कि नहीं यार अब तो सब बर्बाद हो गया, तो आप ये पॉडकास्ट पूरा देखना, क्योंकि यहाँ लाइफ की बात होगी, लाइफ कोचिंग की बात होगी, आपके रिलेशनशिप की बात होगी, थोड़ी करियर को भी लेके डिस्कस करेंगे, और आपके दिमाग में जितने बैड हार्मोन्स चल रहे हैं, जितनी नेगेटिविटी चल रही है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हमारी गेस्ट हैं शालिनी सिंह। वो एक लाइफ कोच हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, और साथ में बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। सो थैंक्स टू यू मैम। थैंक यू ध्रुव, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया मैम। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ऑडियंस के लिए कि उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। हम शायद दिन भर में ना करके 2 लाख थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, पूरे दिन अलग अलग थॉट। अभी मैं आपको लंदन बोलूंगा तो आपको ब्रिज दिखने लगेगा, आपको एक बड़ा झूला दिखने लगेगा। अभी मैं सूरज बोलूंगा तो आपको एक हॉट प्लैनेट दिखने लगेगा। तो हमारा दिमाग, किसी बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि इस दुनिया का सबसे जो फास्टेस्ट मूविंग थिंग है वो हमारा दिमाग है, और पावरफुल भी ऑब्वियस है, सब कुछ दिमाग से कंट्रोल हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप समझाओ आप मुझे कि रिलेशनशिप होती क्या है और इसको आप डिफाइन कैसे करते हो और आप अपनी नजरिए से कैसे देखते हो? ध्रुव, रिलेशनशिप जो है वो एक औरत और एक आदमी के बीच ही नहीं है। रिलेशनशिप हमारा हर उस चीज के साथ है जिसके साथ हम पूरे दिन रह रहे हैं या बिता रहे हैं। वो आपकी कोई मेड भी हो सकती है, वो आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है जो बाहर ब्लिंकिट का सामान आपको ड्रॉप करने आ रहा है, तो वो भी एक रिलेशनशिप में आता है कि आप सामने वाले को कैसे ट्रीट कर रहे हो, और आप सामने वाले को वैसे ही ट्रीट करोगे जैसी ट्रीटमेंट आप चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की, अक्सर मेरे क्लाइंट पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड ने बदतमीजी करी, या वो रूड हो गए, या वो डोमिनेट कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन उनको ये होता है कि आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हो? क्या ये आपने कभी नोटिस किया है
क्योंकि कई बार क्या होता है ना ध्रुव, हम अपने आप को तो देख नहीं पा रहे हैं, सामने वाले को हम बहुत इजीली देख पाते हैं। तो क्या हम जो हमारे रिलेशनशिप में जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं, क्या हम वो वाइब एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं? क्या मैंने कभी बदतमीजी की थी तो वापस अब मुझे वो मिल रहा है? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो दोगे वही मिलेगा। तो रिलेशनशिप मेरे हिसाब से आपका हर उस चीज के साथ है जो आपके आसपास है। ठीक है, तो लेकिन एक कंफ्यूजन रहता है जी, जो हमारी न्यू जनरेशन है, जी, कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, वो हमेशा कंफ्यूज रहती है कि आई एम इन लव और इन नॉट, ये अटैचमेंट है या प्यार है। तो तब जो मैक्स सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है प्यार और अटैचमेंट के बीच? प्यार बहुत ही ब्यूटीफुल है। प्यार आपको स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। अटैचमेंट आपको बांधे रखता है। एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको कि अगर एक बीवी अपने पति के साथ प्यार में है या एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्यार में है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को वो खुश देख रहा है जब दूसरों के साथ, तो वो खुश हो रहा है कि वाओ शी इज हैप्पी, शी इज एंजॉइंग हर लाइफ। वेयर एज अगर आप अटैच्ड फील करते हो तो आप उसको किसी और के साथ खुश नहीं देख सकते। वो मेरे बिना खुश कैसे है, वो मेरे बिना ट्रिप पे चला कैसे गया, उसने मेरे बिना मूवी कैसे देख ली। तो वो जो अटैचमेंट और जो प्यार है ना ध्रुव, उसके बीच एक बहुत थिन लाइन है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम अटैचमेंट को प्यार का और प्यार को अटैचमेंट का नाम देते हैं। किसी ने मेरे सामने बोला कि ये, जैसे कि आप जानते हो कि मैं लाइफ कोच भी हूँ और मैं अपने क्लाइंट से मिलती हूँ, उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी रिसेंटली किसी डॉटर इन लॉ ने मेरे को कनेक्ट किया और उन्होंने मुझे छूटते ही बोला कि जो मेरी मदर इन लॉ है वो मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अटैच्ड हैं। तो मेरा पहला जवाब ये था कि ये तो बहुत डेंजरस मामला है, बिकॉज अगर अटैचमेंट है, अगर अटैच्ड हैं, तभी आप लोगों के बीच में, सास और बहू के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो अटैचमेंट के रहते हुए सास अपनी बहू को अपने बेटे के साथ खुश नहीं देख पा रही है कि ये मेरे बिना खुश क्यों है। तो प्यार और अटैचमेंट में यही डिफरेंस है। ऐसा क्या एक्सरसाइज करें या ऐसे क्या स्टेप्स लें कि जो रिलेशनशिप है जी, वो लंबे समय तक ब्यूटीफुल चले? अक्सर देखा जाता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, फादर या सन का रिलेशन हो, बहुत लंबे समय तक ब्यूटीफुल नहीं चल पाता। उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी होने लगती है, ठीक है, उनकी सोच नहीं मिल पाते, उनके फाइनल डिसीजन एक नहीं होते जी। तो इसको सेम लाइन पर, सेम पिंच पर लाने के लिए क्या तरीका है? ध्रुव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं सबको बोलती हूँ। मैं जब भी, अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो जब मैं अपने क्लाइंट से मिलती हूँ, मेरा सबसे पहला उनको जवाब ये होता है, कम्युनिकेशन करिए। कम्युनिकेशन शुड बी देयर, आप वो कम्युनिकेशन गैप जहाँ आने लगेगा ना, वहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जहाँ आपकी थॉट प्रोसेस अलाइंड नहीं है, डिसअग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा है। देखो, अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट्स हर फैमिली में होते हैं, हर 2 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में होते हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इट, जब आप अपना थॉट प्रोसेस सामने वाले को बताते हो, क्लैरिटी मिल जाती है कि आपने मुझे ऐसा बोला तो आपने ऐसा क्यों बोला, या मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। सो लेट्स गेट अलाइंड, और कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन गैप का होना। ठीक है, चाहे वो बाप बेटे के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, बच्चों के भी, सिबलिंग्स के बीच में हो, इट्स ऑलवेज कम्युनिकेशन। प्लीज कम्युनिकेट कीजिए और फिर आप देखिए आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन होता चला जाएगा। वन मोर थिंग, जैसे आपने कहा कम्युनिकेट करिए जी। एवरी फादर वांट्स कि उसका बेटा बाहर ज्यादा घूमने ना जाए। वो कहते हैं आज ज्यादा नहीं घूमने जाना, वो कहते हैं खेलने नहीं जाना है, वो कहते हैं इस लड़की के साथ नहीं घूमेगा तू, रात में 1-1 बजे तक लड़कियों से बात नहीं करेगा। सेम हस्बैंड की भी प्रॉब्लम है, वो अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। सेम वाइफ की भी प्रॉब्लम है, वो हस्बैंड को कंट्रोल करना चाहती है, तो दोस्तों के साथ नहीं जाएगा तो पार्टी। आप कह रहे हो कम्युनिकेट करो, अब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जो सोर्स है, जो दोनों की भावनाएं हैं, वो सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है, तो फिर वहां रिलेशन स्मूथ कैसे होगा? बात करने का तरीका, आपने कैसे कहा। एक होता है आप बोल रहे हो कि दोस्तों के बीच में मत जाओ, आप उसको 2 तरीके से बोल रहे हो। एक तो आप कंसर्न दिखा रहे हो
कि यार दोस्तों के बीच में मत जाओ, अभी रात हो रही है, अब आप ड्रिंक करके आओगे, ड्राइव करोगे, सो यू आर शोइंग कंसर्न टू योर फैमिली मेंबर और योर पार्टनर। बट जहां पे आप बोलोगे नहीं जाना दोस्त के पास, आज कोई पार्टी नहीं करनी, so there is a way how you are communicating, how you are expressing your concern. So when it is about concern, सामने वाला समझता है, when it is about domination, नहीं समझता। तो जब आप डोमिनेट करने लगते हो, जैसे एक फादर अगर अपने बेटे को बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता तू इस लड़की से मिले, आप उसको इस तरीके से बोलते हो कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली या उनकी फैमिली बराबर की नहीं है, या जो भी कुछ इश्यूज है, या हमारे बच्चे का थॉट प्रोसेस और उस बच्चे का थॉट प्रोसेस नहीं मैच करता है, और हम एज ए पेरेंट हम देख सकते हैं, हम फोर्स ही करते हैं कि मे बी डाउन द लाइन आफ्टर एन ईयर और 2 दे विल गेट अपार्ट। तो वो माँ बाप देख सकते हैं, तो आप उसको कम्युनिकेट कीजिए ना कि बेटा आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आगे आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो, सो बी लिटिल मोर कॉशियस। इट्स अबाउट बीइंग कॉशियस। आप उसको डोमिनेट मत कीजिए। मेरा बेटा है 13 साल का, मैं अपने बेटे को एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ ध्रुव, कि अभी तो आपकी लाइफ शुरू हुई है, आगे आपको बहुत सारे प्रपोजल्स मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी, आप लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट आप किसके साथ उठना बैठना कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो मैंने बात बोली, मैंने बहुत अच्छे से बोली, कंसर्न दिखाते हुए बोली, उसको समझ में आई। अगर मैं ये बोलती कि तू 13 साल का हो गया है और किसी से मिलने की जरूरत नहीं है वरना मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, ध्रुव वो बाहर जाके जरूर करेगा वो चीजें। आज जब मैंने उसको आउट ऑफ कंसर्न दिखाया कि बेटा यू आर प्रायोरिटी टू मी, यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, योर हार्ट इज इम्पॉर्टेंट टू मी, तो वो उस चीज को समझेगा। सो इट इज द वे हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग टूवर्ड्स एनीबॉडी। अब यहाँ 2 चीजें हैं। पहले फर्स्ट थिंग इज कि गलती तो सबसे होती है जी। तो सेकंड थिंग इज बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब उस हरियाणवी लड़के को समझाओ जो अपने बाप से कह रहा है, अरे बापू तने प्यार कभी हुआ हो तो तू जाने, मारे को हुआ है तो मैं जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो बीच में मत पड़। ठीक है, तो अब उनकी तो कम्युनिकेशन स्किल आपको पता ही है कितनी प्यारी होती है। ठीक है, वहां तो बाप से भी कहते हैं कि के लेगा तू खाने में, तो अब उनको आप कैसे काउंसिल करोगे जिसके बाप को कभी प्यार ही नहीं हुआ और लड़का प्यार में है, इसको और गलती भी करने वाला है, क्योंकि गलतियां सब करते हैं। करेक्ट। इसको मैं लव लैंग्वेज में लेती हूँ। हर लव की एक लैंग्वेज होती है। अगर वो बापू तने तू करके भी बात कर रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं शायद वो प्यार है, कि शायद वो अपने पिता से उस लैंग्वेज में शिकायत कर रहा है कि तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता है, क्या तुमने कभी आज तक मुझसे पूछा। इसका ये भी एक पहलू हो सकता है कि पिता अपने बेटे के साथ कह रहा है कि ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, तुझे वो लड़की पसंद है, क्यों पसंद है, हम बैठ के बात भी तो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। व्हेन आई वॉज इन माई टीन्स, आई स्टार्टेड लाइकिंग समबडी इन माई स्कूल। आई हैड गॉन टू माई मॉम, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मॉम देयर इज अ बॉय इन माई क्लास, आई रियली लाइक हिम। मेरी मॉम ने क्या बोला होगा मुझे, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे क्या बोला, बेटा आपको उसमें क्या चीज अच्छी लगती है। ये तो कोई अनपढ़ भी पूछ सकता है, ये तो कोई गांव का भी पूछ सकता है कि ठीक है तेरे को ये लड़की पसंद है ना गांव की, चल मुझे बता इसमें क्या अच्छी बात है, आप जानो तो सही उसको वो क्यों पसंद आ रहा है। तो जब मेरी मॉम ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बिकॉज वो मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट है मेरी मैथ्स बहुत वीक है। सो दैट वाज वन थिंग विच आई रियली लव्ड अबाउट दिस काइंड ऑफ पेरेंटिंग। मुझे इस आदमी से प्यार है, या मुझे इस लड़के से प्यार है, या मुझे इस लड़की से प्यार है, ठीक है बेटा, प्यार तो बहुत खूबसूरत चीज होती है, आपको उससे क्यों प्यार हो रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं ध्रुव, जब ये कोई गांव वाला भी ये करने लगेगा ना, आप देखना वहां पे भी ये कलेश खत्म होने लग जाएंगे। बट वी डू नॉट कम्युनिकेट, वी डू नॉट आस्क क्वेश्चन। आप मुझे एक बात बताइए, अरेंज मैरिजेज में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक पार्टनर चुन लेते हैं। बेटा हमने तेरे लिए पसंद कर लिया, बच्चे कभी नहीं पूछते आपको इसमें क्या चीज अच्छी लगी, या आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं इसके साथ जिंदगी अच्छे से बिता सकता हूँ। हम नहीं पूछते, मतलब क्वेश्चन पूछो हाँ बेसिकली। एग्जैक्टली, आप पूछिए ना, आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं। मुझे प्यार हो गया किसी से, पेरेंट बोल रहे नहीं मिलेगी तू उससे, मैं दोबारा मिलूंगी, मैं बार बार मिलूंगी, लेकिन जब वो मुझे बिठा के पूछेंगे ना कि
बेटा क्या अच्छा लगा आपको उसमें, क्यों आपको उससे प्यार है, फिर देखिए आप। क्वेश्चन ही खत्म कर दिया आपने। आपने कम से कम ज्यादा तो नहीं 30 करोड़ लोगों का क्वेश्चन खत्म कर दिया। जब यही सवाल पूछा जाएगा कि क्या पसंद है तुझे उसमें, अब वो लड़के क्या जवाब देंगे जिनको ये टैबू है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है और मेरे दोस्त मुझे टीज करता है, भाई तीन तो कोई बंदी नहीं बनी, तू क्या जाने। दूसरा, हम लोग तो ऑलरेडी मैच्योर है जी, बट ये जो 15-16 है, आर यू वर्जिन, हैव यू टेस्ट एनीथिंग, हैव यू रोमांस एनीवन विद एनीवन। तो यहाँ एक कंपटीशन है, ठीक है, जिससे हम लोग अवेयर नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको काउंसिल करो, मैं उनके पेरेंट्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, इस सिचुएशन में बच्चों को किस तरीके से हैंडल करा जाए जहां कंपटीशन है कि किसके ज्यादा फेयर हो जाए और कौन ज्यादा लड़के फंसा ले और कौन ज्यादा लड़कियां फंसा ले। अगेन, जब आपके बच्चे, अब आप देख रहे हो कि वो बढ़ रहे हैं और वो प्री टीन्स में हैं या वो टीन्स में हैं या अब उनका फ्रेंड सर्कल बढ़ गया और डेफिनेटली बच्चे इस बारे में बात कर रहे हैं कि कौन किसके साथ कहाँ तक रिलेशनशिप में है, वहाँ पे सबसे बड़ी बात अगेन, आप अपने बच्चों के साथ बैठो, आप टाइम स्पेंड करो, आप उनके दोस्तों के बारे में जानो कि वो किन से मिल रहे हैं, वो किस टाइप की बातें करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा उनके ऊपर वो चेक रखो, सीसीटीवी कैमरा बन जाओ, नहीं, आप एटलीस्ट आप पूरे दिन में आप उनसे पूछ सकते हो कि आपका दिन कैसा था। आप सामने वाले से बस इतना पूछो आपका दिन कैसा था, आज आपने क्या क्या किया, और ध्रुव वो अपने आप वो फ्लो में बोलते चले जाएंगे कि मॉम मैं आज XYZ फ्रेंड से मिला, आपको पता है उसकी गर्लफ्रेंड बनी और ऐसा हुआ वैसा हुआ, या जो भी कुछ है, एंड यू आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस आप उसको सजेस्ट कर सकते हो और कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के दिमाग में वो एजुकेशन डाल रहे हो कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। ठीक है, अब आप मॉनिटर नहीं कर सकते हो किसी को, बट आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी एजुकेशन अपने बच्चे को रोजमर्रा की रूटीन में दे सकते हो। हाउ? अगर पेरेंट्स आपस में प्यार और हार्मनी तरीके से रहते हैं, बच्चा वो सीख रहा है कि मुझे इस टाइप का पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए। तो जब वो बाहर जाके लोगों से मिल रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं मेरी चेकलिस्ट में यार ये दो चीज़ें तो है ही नहीं, तो वो अपने आप उस रिलेशनशिप में आगे नहीं जाएगा। सो फर्स्टली सबसे पहले ये डेमोन्स्ट्रेशन हमें हमारे घर से शुरू करनी है। आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल, बहुत देसी एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको यहाँ पे। एक फादर है जो अपनी वाइफ को रोज मार रहा है दारू पी के, जो घर के बच्चे हैं वो ये रोज देख रहे हैं, उनके हिसाब से ये नॉर्मल रूटीन है। जब बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, ही विल ऑल्सो डू द सेम थिंग विद हिज वाइफ। सिमिलरली अगर घर में बेटी है और उसकी शादी होती है और उसका पति उसको बाद में मार रहा है, तो उसको लगेगा ये नॉर्मल है, मेरी मॉम के साथ भी होता था। सो व्हाट यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग एट होम, दैट्स वेयर यू आर बिल्डिंग द ग्राउंड, बेस आप वहीं से बना रहे हो। तो आप घर से शुरू कीजिए, आप घर में डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कीजिए। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, तब मेरा बच्चा 3 साल का था, और वो सेमिनार था बच्चों के सामने हाउ टू पोर्ट्रे और डेमोन्स्ट्रेट अ लव लैंग्वेज। मॉम डैड कैसे कर सकते हैं। आप हमेशा देखना, जो हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के सामने बहुत प्यार से रहते हैं, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं, उनके बच्चे रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। और जो माँ बाप ये करने में फेल हो जाते हैं, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट हम सब डिफरेंट है, वहाँ के बच्चों में और एक हार्मनी वाले फैमिली में जो बच्चा बड़ा हुआ है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो जब ये लव डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो रही थी, तो दैट वाज माय क्वेश्चन टू दिस काउंसलर दैट टाइम, हाउ मच इज टू मच। सो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा कैन आई गो एंड हग माई हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ माई किड, ही इज जस्ट 3 years old, कैन आई किस हिम नॉट ऑन cheek but on lip? She said yes. Why? Because love is an expression. हम वो एक्सप्रेशन दिखाना ही भूल गए ना ध्रुव। हम गुस्सा दिखाते हैं, हम नफरत दिखाते हैं, हम प्यार नहीं दिखाते। अगर आपके सामने आज कोई लड़का या कोई लड़की या आपका कोई बच्चा या फैमिली का कोई बच्चा ये बोले कि मुझे इस इंसान से प्यार है, आप पता है क्या बोलोगे? नहीं,
ये नहीं करना। बट अगर आपके सामने कोई आके ये बोलेगा ना कि आई हेट दैट पर्सन, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, हाँ वो तो है ही ऐसा, देयर इज अ डिफरेंस। प्यार को बढ़ावा नहीं दे रहे हो आप। जब वो बोल रहा है कि मुझे उससे प्यार है तो पूछो ना बेटा क्यों प्यार है, क्या पता कोई अच्छाई मैं नहीं देख पा रही हूँ उसमें। सो क्या हम इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आज 2026 में, तो अब एरा बहुत चेंज हो चुका है। टॉक ओपनली करिए ना इस बारे में बात, क्यों नहीं करते हैं? चलो लेट्स डीप डाउन इन द टॉपिक, है ना। आई थॉट लव इज अबाउट द कल्चर, कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, इन विच सोसाइटी यू आर। एक प्यार है फ्रांस का, जहां एवरेज जो रिलेशनशिप है वो 3 to 4 years चलता है, ठीक है। और बहुत ओपनली लोग किस करते हैं, सड़क पर खड़े होकर करते हैं। प्राइवेसी इतनी ज्यादा कि कोई किसी की फोटो खींच के इंटरनेट पे नहीं डाल सकता, जहाँ इंडिया में आप करोगे तो आप वायरल हो जाओगे अगली रात। एक कल्चर है अफ्रीका में, जहाँ 5 भाइयों की एक ही बीवी होती है, जस्ट बिकॉज उनके अपना वैसा कल्चर है कि 5 भाई हैं, ठीक है, एक से शादी हो गई और वो सब उसी के साथ प्यार कर रहे हैं। एक ऐसा भी रशिया में कंट्री है, कल्चर है, जहाँ 5 औरतें एक आदमी से प्यार करती हैं, ठीक है। अब आप मुझे इन तीनों में मेजर डिफरेंस समझाओ कि तीनों का लव अलग अलग कैसे है, और जब प्यार की ही बात हो रही है तो विच वन इज बेटर? प्यार तो अपने आप में बहुत खूबसूरत फीलिंग है, जैसा कि मैं कह रही हूँ आपको ध्रुव, ये एक एक्सप्रेशन है जो हम बहुत कम दिखाते हैं। जहाँ तक बात रही ये डिफरेंट कल्चर्स की, जो अभी आपने मुझे बोला, ये तो पीछे से चला आ रहा है, ठीक है। अब उनके कल्चर में, रशियन कल्चर में ये है कि 5 औरतें एक आदमी को प्यार कर रही हैं, या अफ्रीकन में 5 आदमी एक औरत को प्यार कर रहे हैं, वो उनका कल्चर है। कहीं ना कहीं उनको इवॉल्व होना पड़ेगा कि एक के लिए एक ही है, बट उनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? कोई नहीं कर रहा उनके यहाँ पे शुरुआत। कहीं ना कहीं शायद अभी वो बहुत इस चीज में पीछे रह गए हैं। लेकिन अगर हम इंडिया को देखें, जैसे आपने फ्रांस का बोला कि वहां पे बहुत ओपनली लोग एक दूसरे को किस कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी फोटो नहीं खींच रहा, वायरल नहीं कर रहा। वाई? बिकॉज दैट इज देयर कल्चर, वहां चारों तरफ यही दिख रहा है। लेकिन हमारे इंडिया में ये चीजें कम है, बट धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आज की डेट में आप ये देखो कि अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से प्यार के बारे में, फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात करना चाहता है, तो क्या हम उस बारे में कंफर्टेबली बात कर सकते हैं? सबसे पहली चीज। बट किसी किसी फैमिली में अब ये इवोल्यूशन शुरू हो गया है, लोग इस बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं, और करना भी चाहिए। बट जो आपने बोला, ये इसको मैं प्यार नहीं बोलूंगी, ये कल्चर है, ये होता आ रहा है। जैसे हमारे कल्चर में, हिंदुस्तान में, करवा चौथ का व्रत सब रख रहे हैं। वो क्यों रख रहे हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, वो कहाँ से शुरू हुआ, उसको कोई नहीं जानना चाहता। आज की औरतें करवा चौथ का व्रत रख रही हैं क्योंकि पति से उसे कुछ गिफ्ट मिलेगा। किसी ने तो कहा था शाहरुख खान की मूवी से शुरू हुआ है। आई नो वो देखना है ना, बट एग्जैक्टली माई पॉइंट। सो जब आप इन सब चीजों में गहराई से जाओगे ना, तो ये हमारे लिए नॉर्मल है। मेरी मम्मी रख रही थी करवा चौथ का व्रत, तो मैं रखूंगी। पर क्यों रख रही हैं, ये कभी नहीं पूछा गया। हम क्वेश्चन नहीं करते ना ध्रुव कि क्यों। मैं करवा चौथ का व्रत नहीं करती, माई हस्बैंड इज फाइन विद दैट, बिकॉज हमारे लिए तो यार रोज ही करवा चौथ है। मैं तो रोज उसकी अच्छाई के लिए दुआ मांग रही हूँ भगवान से। मैं तो रोज कह रही हूँ कि आज ये घर से निकला है ना भगवान, जैसे ये खुशी खुशी जा रहा है, ऐसी खुशी खुशी ये मेरे को शाम को मिले। रोज ही हम पकवान बना के खा रहे हैं, रोज ही वो मेरे को गिफ्ट कोई दे रहा है, या वो कुछ तो ऐसा कर रहा है मेरे लिए विच इज मोर देन अ गिफ्ट। तो हम वो एक साल में हम वो एक दिन वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। लोगों की जो मेजर प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ क्या है जी। द मोस्ट प्राइमरी प्रॉब्लम एट द मोमेंट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एंड उसको लोगों ने एक और नया नाम दे दिया है, लाइफ लाइन। ठीक है कि जहां बाउंड नहीं हो जी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। आप कभी भी मिल सकते हो, कभी भी आप बंद कर सकते हो। ऐप भी आ गई है इसके लिए, ठीक है। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं ये कह सकता हूँ, इफ आई वॉज नॉट रॉन्ग,
95% लोग आज के टाइम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी हद तक, कि आपने अपनी एक दायरा बना रखा है कि मैं बात करता हूँ, कोई बात भी करता है, मिलने भी चाहता है, कोई बात करता है, मिलने भी जाता है, सो भी जाता है, ठीक है, वो सारी स्टेज अलग अलग है, लेकिन पीपल आर इन्वॉल्विंग इट। 5% कोई साधु संत है वृंदावन में जो शायद बचे हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम का सबसे आसान सॉल्यूशन दे दो आज आप मुझे, बहुत कम शब्दों में, कि आप ये करो, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बात कर रहे हैं हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो ऑब्वियसली 2 लोग इन्वॉल्व है, मैरिज इन्वॉल्व है। तो शादी जब एक आदमी कर रहा है और एक औरत कर रही है, तो दोनों की एक्सपेक्टेशन बहुत डिफरेंट है, सबसे पहली चीज। तो जब एक आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहा है, वो बाहर शादी के जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है? पहली चीज वो आदमी अपने आप से पूछे, व्हाई डू आई नीड टू गो आउट, मुझे बाहर क्यों जाना है? और अगर औरत जा रही है तो वो क्यों जाना चाहती है? जितना मैंने इस चीज को जाना है ध्रुव, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अब ये उल्टा है, आदमी फिजिकल होने के लिए नहीं जा रहा है, पहली चीज, ठीक है। आदमी को चाहिए इमोशनल बॉन्ड, जो उसको बीवी से नहीं मिल रहा। अगर एक आदमी इमोशनली अपनी बीवी के साथ कनेक्टेड नहीं फील कर रहा, उसको वो सेफ जोन नहीं मिल रहा, जैसे हम औरतों को एक सेफ्टी चाहिए ना, एक सेफ जोन, ऐसे ही आदमियों को भी चाहिए। तो वो सेफ जोन नहीं मिल रहा उसको औरत से, तो वो बाहर जाएगा। आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर एक आदमी पूरे दिन काम में बिजी है, वो घर आता है, घर आते उसकी बीवी बोलती है आज राशन खत्म हो गया, बेटे के मैथ्स में इतने नंबर आए हैं, बेटे की कल पीटीएम है, घर में मुझे अभी इतना खर्चा है तो 10,000 रुपये मेरे बैंक में डाल देना। व्हाट आर वी टॉकिंग? हैव यू आस्क्ड योर हस्बैंड हाउ वाज योर डे, कैसा था आपका दिन, खाना खाया था, किस किस से मिले, आज मीटिंग्स कैसी रही? हम नहीं पूछ रहे हैं, हम अपनी ही भड़ास निकालने में लगे हैं, क्योंकि हम पूरे दिन में बस यही सोच रहे हैं। तो ये जो इमोशनल डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक आदमी वो सोच रहा है यार मैं घर जाता हूं तो बीवी कम से कम 2 प्यार की बात बोले, ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम। तो वहां पे उसका इमोशनल कनेक्शन खत्म है। अब उसकी कोई कलीग उसको फोन करेगी और बोलेगी यार तुम आज ऑफिस नहीं आए, वो बोलेगा बुखार है, अच्छा तुम दवाई लेके सो जाओ, मैं शाम को फोन करती हूँ। ही विल डेफिनेटली कनेक्ट विद दैट गर्ल। क्या बात है। एंड वहां से शुरू होएगा आपका ये वाला रिलेशनशिप। बट वहां पे वो आदमी फिजिकल होने नहीं जा रहा, वो वहां पे इमोशनल कनेक्शन के लिए जा रहा है। फिजिकल इंटीमेसी दैट कम्स लेटर ऑन, बट एक औरत जब बाहर जा रही है वो फिजिकल इंटीमेसी के लिए जा रही है, क्योंकि अब कट टू नाउ दिस मैन इज कमिंग फ्रॉम वर्क, आज वो थक गया है, अब उसको वो स्ट्रेस्ड है, आज उसको अपनी बीवी के साथ इंटीमेट होना, लेकिन बीवी इज नॉट इनटू इट, उसको नहीं होना, वो थकी हुई है या वो नहीं है इस जोन में, बट उसको चाहिए। तो बीवी क्या कर रही है, वो बिना किसी अपने मन के, अपनी खुशी के, अपनी आत्मा के आबुद से वो इंटीमेट हो रही है, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही। लेकिन जब वो बाहर जा रही है तो उसको वो कनेक्शन भी मिल रहा है, उसको वो डोपामिन भी मिल रहा है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि यस ही इज आस्किंग इफ आई वांट दिस। अगर वो बाहर किसी के साथ कनेक्ट है तो उसका जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल जो पार्टनर है उसका, वो उससे पूछेगा कैन वी गो अहेड, कैन वी डू दिस, तो वो परमिशन लेगा। तो वो परमिशन जो वो ले रहा है ना, वो लड़की उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रही है, उसको अच्छा लग रहा है कि उसकी परमिशन पूछी जा रही है। One more thing, someone says to me that कि आदमी मेल जो है जी पहले फिजिकल होता है फिर इमोशनली कनेक्ट होता है, वुमेन पहले इमोशनली कनेक्ट होती है फिर फिजिकली कनेक्ट होती है। बट अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी यस ये तो उल्टा हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये शादी के बाद का सिचुएशन है ना, शादी के पहले की नहीं है। अगर आप मैरिड नहीं हो, आप उस इंसान से बाहर मिल रहे हो, कॉफी पे मिल रहे हो, डेट्स पे जा रहे हो, डिफरेंट डेट्स पे जा रहे हो, तो अब एक आदमी के दिमाग में भी आ रहा है कि नाउ शी इज माई गर्लफ्रेंड, आई वॉन्ट टू गेट इंटीमेट, ठीक है। बट एक लड़की के दिमाग में ये आ रहा है कि पहले मैं तेरे साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाऊं, देन आई विल गेट इंटीमेट। बट शादी के बाद सिचुएशन डिफरेंट है। चलो, सो इट वॉज अ गुड कन्वर्सेशन रिगार्डिंग रिलेशनशिप। आई थिंक हमने वो डिस्कस कर लिया जो आप सोच रहे थे कि हाँ ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड आई थॉट जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल
बी हैप्पी। किसी भी रिलेशनशिप में आप रहो, सबसे पहले आपका जो मूल उद्देश्य होना चाहिए जीवन का वो है खुश रहना। खुश रहो आप, है ना? हाँ, क्योंकि आप खुश रहोगे तो आप सामने वाले को खुश रखोगे। एग्जैक्टली जब आपके अंदर से खुशी नहीं है तो सामने वाले को क्या ही दोगे आप? और आप सामने वाले को वो ट्रीटमेंट दो जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट हो। परफेक्ट आंसर, जी। बट बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है देन कॉन्टेक्ट लाइफ कोच शालिनी मैम, ठीक है? आई एम नॉट द राइट पर्सन जो आपको गाइड कर पाएगा, बट इन सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ये है कि आपको जरूरी है काउंसलिंग कराना अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज इस सब टॉपिक्स के बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, गाइड नहीं करते। वुमेन्स अगर कांटेक्ट करती हैं, अपनी माँ से जनरली बात करती हैं, सिस्टर से बात करती हैं, तो दे वुड से कि होता है रिलेशनशिप में ऐसा होता है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट कब तक मैनेज करना पड़ेगा? आदमी 40-50 साल तक कोई चीजें मैनेज नहीं करता ना। तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट, बिकॉज काउंसलर हैं आज के टाइम में जो आपको गाइड करेंगे कि अगर आपकी रिलेशनशिप में ये इश्यूज चल रहे हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। वो साइकोलॉजी में ना बहुत सारी टर्म है, गैस लाइटिंग एंड ऑल, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे मैम, ठीक है? तो अभी आपका क्या जॉब है, अगर आपको रिलेशनशिप में इशू चल रहा है, यू आर अ टीनेजर, तो अभी आप कनेक्ट करें कि मैं 2-3 लोगों से पसंद करता हूँ, करती हूँ, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या आप डाइवोर्स की स्टेज पर हैं, आपका डाइवोर्स भी हो गया, अब आपका प्यार से विश्वास ही उठ गया कि प्यार नाम की भी चिड़िया होती तो है, मल्टीपल टाइम भी प्यार होता है, आई थिंक होता होगा, मेरा डाइवोर्स तो नहीं हुआ अभी तो पता नहीं है। तो आप प्लीज कनेक्ट करना, और स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज हील योर बॉडी। यस। किसी ने कहा है कि आपका शरीर आपका मंदिर है। जी बिल्कुल, है ना जी। तो मूर्ति पूजा से पहले एक अगरबत्ती इधर जला लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। और आपको अपने सोल से प्यार करना पड़ेगा, आपको अपने बॉडी पार्ट्स से प्यार करना पड़ेगा, आप उन्हें हील कीजिए। अगर आपको, जैसे अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे ध्रुव कि आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू सम पेन इन माई बॉडी, बट देन आई स्टार्टेड सेंडिंग healing to that part कि I love you, I will take care of you, you also take care of yourself, and I think within 10 days I'm fine. So ये जो हीलिंग प्रोसेस है ये आपको आपको अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। और जैसा कि आपने यू राइटली सेड कि हमारा शरीर हमारा मंदिर है और हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए अपने बॉडी पार्ट्स का। पहला क्वेश्चन जी कि क्या हमारा शरीर जो हमारे इमोशंस हैं जी उनको समझ पाता है, महसूस करता है? हाँ बिल्कुल, हमारे इमोशंस को समझता है, और कहीं ना कहीं अगर हम ट्रॉमा में हैं तो वो स्टोर भी करता है। आप हमेशा देखना, कोई ना कोई बॉडी पार्ट हमारा वीकेस्ट होता है। किसी का लेफ्ट साइड वीक होता है, किसी का राइट साइड वीक होता है, और कहीं ना कहीं वो पेन शुरू हो जाती है। वो पेन इसलिए हो रही है क्योंकि वो ट्रॉमा वहीं जा जाके स्टक हो रहा है। आप वहीं पे उसको फंसाए चले जा रहे हो और आप उसको हीलिंग नहीं दे रहे हो। दूसरा, आप अपने ही बारे में गलत बातें बोल रहे हो कि मैं तो ऐसा दिखता हूँ, या मैं तो ऐसी हूँ, या मेरे तो यहाँ दर्द है। आप 600 बार आप उस दर्द के बारे में बात कर रहे हो, वो दर्द बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको कहीं पे भी पेन है, आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपको कहीं पे भी पेन है, प्लीज़ आप सबसे पहले एक शांत जगह पे बैठिए, ज़मीन पर बैठिए। आप उस बॉडी पार्ट के साथ आंख बंद करके कनेक्ट कीजिए कि आई नो आप पेन में हो, मैं आपका ख्याल रखूंगी, आप अपना ख्याल रखो, मैं आपका ख्याल रखूंगी, आप मेरा ख्याल रखो। और आप उसको कम से कम आप उसको 11 दिन आप वो हीलिंग सेंड करो, आप उसको ब्लेसिंग सेंड करो। अब तो सब लोग इस बारे में बात करते हैं ध्रुव के, अगर आपके घर में पेड़ पौधे भी हैं ना, अगर आप उनसे भी बात करते हो, रोज आप उनको पानी देते हो, आप देखिए वो कैसे नरिश करते हैं। तो क्यों हम सबसे पहले हम अपने बॉडी पार्ट से क्यों ना शुरू करें? यू नो, आई शुड लव एवरीथिंग आई हैव इनसाइड। जो लोग एडिक्शंस में हैं, स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में, मैं उन लोगों को ये चीज़ एक्चुअली बोलना चाहूँगी। मैं उन लोगों की काउंसलिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि ये जो भी कुछ वो कर रहे हैं, ये अपने उस बॉडी पार्ट को जहाँ वो जाके स्टक हो रहा है, वो उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि आई डोंट केयर अबाउट यू। सो इफ़ यू डोंट केयर अबाउट इट, they will also not care about you.
और कहीं ना कहीं वो कैंसर बनेगा, लीवर फेलियर होगा, डायलिसिस होगा, व्हाटएवर, वो बिकॉज वी आर नॉट सेंडिंग हीलिंग टू देम। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल। मतलब इट्स अ वंडरफुल थिंग आपने जो बताया अभी। जी। आई वॉज 124 kg। मेरा बहुत ज्यादा ओवरवेट था जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी गलत आदत, मैं बाहर बहुत खाता था, ओवर ईटिंग एंड ऑल। और वो मेरे उस टाइम पर जो सराउंडिंग्स थी वो उसकी डिमांड थी कि मैं पूरे दिन मीटिंग्स कर रहा हूँ। तो जब मैं इस एरा में आ रहा था, इस इंडस्ट्री में आ रहा था, तो आई वाज थॉट कि यार फिट होना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कोई हार्ड फास्टिंग, डाइटिंग या जिम ऐसा कुछ नहीं करा। मैं रोज अपनी बॉडी को मैसेज भेजता था कि हम कम हो रहे हैं, हम लूज कर रहे हैं, हम लूज कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। यू कांट बिलीव, मेरा जितना करंट वेट होता था उससे 8-9 किलो कम वेट में लोगों को बताना शुरू करता था। जब मैं 124 था मैंने लोगों से कहा मैं 114 किलो का हूँ। मेरा 10 किलो कम हो गया, विद इन अ फ्यू मंथ 10 किलो कम हो गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने अपने दिमाग को मैसेज दिया कि अभी मैं और कम हो गया हूँ, अभी मैं 102-103 पर आ गया हूँ, 102-103 पर आ गया मैं ऐसे। फिर मैंने अपने दिमाग को मैसेज दिया कि अभी तो मैं 93-94 हूँ, 100 से नीचे हूँ, डबल डिजिट में आ गया हूँ। सीरियसली दोस्तों, विद इन अ फ्यू ईयर्स, 2-3 साल में ही, बिना किसी इंजेक्शन, डाइट एंड ऑल, कुछ नहीं, सिंपल दाल रोटी चावल खा के मैं 30 किलो वजन कम किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे यू आर टेलिंग कि आप अपनी बॉडी को मैसेज भेजो। करेक्ट। मैं हर समय वो मैसेज भेजा करता था कि हम कम हो रहे हैं। इस बिजी स्केड्यूल में जहाँ टाइम नहीं है, जहाँ हमारा पूरे दिन सिटिंग का ही काम है, और ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये इजी है वेट लूज करना। मैं एक लड़की का आपको मैं इंसिडेंट बताती हूँ। शी वाज लिटिल प्लम, और सडनली मैं देख रही हूँ कि वो पतली हो रही है, शेड कर रही है। तो मैंने उसको पूछा कि मतलब तुझे जिम जाने का टाइम कब मिल रहा है? शी वाज समबडी फ्रॉम माय फ्रेंड सर्कल। शी सेड मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन रात को जब मैं सोने जाती हूँ, सोने से पहले मैं 15 मिनट अपने दिमाग में ना मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो एक्सरसाइज, जो यू नो, एंड दिस इज वन वे ऑफ सेंडिंग द मैसेज टू योर बॉडी कि हम ये कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि हमारी बॉडी क्या हमारी एनर्जीज को, हमारे इमोशंस को समझती है, बिल्कुल समझती है, बिल्कुल। तो ये मेरा एक रियल टाइम एग्जांपल है। वेरी गुड। बट क्वेश्चन यहाँ ये है जी कि जो इंसान 4th स्टेज के कैंसर पर है जी, और वो अब परेशान है, अब वो क्या कर सकता है? क्या वहां से हील करा जा सकता है? आई रियली डोंट नो अबाउट इट, बिकॉज मैं साइंस से नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर्स उस स्टेज पे कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या है। बट वी हैव सीन जो उस स्टेज पे पहुंच के भी वापस आए हैं और सरवाइव किया है उन्होंने। शायद कहीं ना कहीं उनकी वो विल पावर थी, आई वुड से वो विल पावर होती कि मुझे जीना है, मुझे आगे चलना है। माई ओन ग्रैंड मदर, माई मैटरनल ग्रैंड मदर, she was having some kind of cancer only in her stomach, but still she lived for so long. वो एक विल पावर होती है। वहां पे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 4th स्टेज पे अगर कोई है तो वो कैसे हीलिंग, वो विल पावर से बोल सकता है हम ठीक है, हम कर लेंगे, हम पार हो जाएंगे, यू नो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो पहले तो आपने अपनी बॉडी को शुरू से, मैं तो कहती हूँ आज जो हमारे बच्चे 10-11 साल के ना, हमें उनको आज से ही समझाना शुरू करना चाहिए, लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी, लव योर सोल। एंड आई थिंक एक टाइम पे आने के बाद शायद इस दुनिया से कैंसर हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हम वो बचपन से वो कल्चर हम अपने बच्चों को देना शुरू कर देंगे कि सेंड हीलिंग टू योर बॉडी पार्ट्स। हाँ, बिकॉज आई मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे, समवन टेल मी कि कैंसर इज नॉट अ क्या कहते हैं, क्यूरेबल। नहीं, क्यूरेबल तो है ऑलरेडी, आप तो बहुत सारी कंट्रीज में इसका अच्छा खासा आ गए हैं सॉल्यूशन। इट्स अ इमोशन डिजीज। यस इट इज, यस इट इज। इट्स नॉट दैट डिजीज कि किसी वायरस से हो रही है, इट इज अ इमोशन डिजीज कि आपका कोई इमोशन है जो रुका हुआ है। जी बिल्कुल। और वो जब जहां स्ट्रक हो जाता है वही पार्ट आपका ऑर्गन खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरी देखी हुई चीज है कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी, अगर कोई लेडी, किसी को लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है, सो समवेयर उसका जो हार्ट है वो पेन में था, वो स्टोर होता चला गया, सालों साल स्टोर होता चला गया, वो एक जख्म बन गया अंदर, वो जख्म के बाद वो कैंसर बन गया। सिमिलरली अगर राइट ब्रेस्ट में है तो वो लेडी अपने आप को टाइम नहीं दे रही है, उसके पास टाइम कंपल्शन है, मतलब
टाइम, कैसे बताऊं मैं आपको, कि वो टाइम नहीं दे पा रही है अपने आप को, खुद को, कि वो टाइम से उठ रही है, टाइम से खा रही है, टाइम से आ रही है। तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो जब इन ट्रॉमास को स्टोर करते हैं फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, इट बिकम्स कैंसर। इट बिकम्स कैंसर। आप खा रहे हो, आप कुछ गलत खा रहे हो, आप शायद आपका जो डाइट तरीका है वो ठीक नहीं है, तो जाके आपको स्टमक में कैंसर होगा, यू नो। एंड जनरली लोग ओवर ईटिंग जो है डिप्रेशन में करते हैं, डिप्रेशन में, Anxiety एग्जैक्टली में सी। तो आपकी वो जो बीमारियां हैं, वो जो आपके अंदर स्टोर होती चली जा रही हैं और आप उनको क्योर नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से बात नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को हीलिंग नहीं भेज रहे हो, तो आप फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो ना। आप रेकी के आपने कभी देखा है जो जो रेकी करते हैं वो लोग क्या करते हो, आपकी बॉडी में से ऐसे वो एक साइन भेज रहे हैं, ऐसे कुछ आई वुड से हील कर रहे हैं, वो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं आपको। हाँ, वो आपका ऑरा क्लीन कर रहे हैं, वो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं आपको। सिमिलरली यू कैन डू दैट, यू कैन डू इट एवरी डे। एग्जैक्टली। आप सोने से पहले आप कुछ मत करो, आप अपने ऊपर से आप ऐसे करके यू कैन जस्ट, जैसे झाड़ते हैं आप कर सकते हो ऐसे, वॉट एवर बैड थिंग्स। बहुत सिंपल सी चीजें, ये बहुत सिंपल रेमेडी है। अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को, घर वालों को, सबको सिखाओ कि प्लीज आप ये करें। बहुत, मैं बताती हूँ, हमारे बचपन से हमने सुनते आए हैं कि कोई बीमार है तो आप नजर उतार दो। कैसे नजर उतार रहे थे, क्या करते हैं नजर उतारते हैं, हम देखा। हाँ एग्जैक्टली, मिर्ची से करेंगे तो वो आप ऐसे ही करते हैं, आप नमक से करते हैं, तो एग्जैक्टली द सेम वे डू इट योरसेल्फ एंड इट वर्क्स वंडर फॉर यू। और अगले दिन आप देखना बहुत लाइटर फील करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यू आर सेंडिंग हीलिंग टू। और आपसे बेटर हीलर हो नहीं सकता आपके लिए। लेकिन अभी आप लोग ऐसा मत करने लगे हैं ना कि अगर किसी को बुखार भी आ रहा है तो आप कांटेक्ट कर लो कि मैम ये बुखार आ रहा है तो ये किस इमोशन की वजह से। हाँ ठीक है, ट्रॉमा में हो अगर आप, इफ यू आर फीलिंग दैट आई एम इन डिप्रेशन और इन एंजाइटी एंड इन ट्रॉमा एंड या कोई हार्ट ब्रेक हुआ है या कोई चीज जो आपको काफी टाइम से परेशान कर रही है, तो आप कंसल्ट कर सकते हो कि ये आपके किस ऑर्गन को, किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेगा, जिसे आप पहले से रिजॉल्व करो। इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट कि आप, अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में ओवर ड्रिंकिंग करने लगते हैं, चेन स्मोकर हो जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, तो ये भी एक इमोशन है। करेक्ट। इफ यू आर एट गुड लेवल, अगर आप प्योरिटी पर हो, आप बैलेंस्ड हो, तो ना आपको ड्रिंक की जरूरत है ना आपको स्मोक की जरूरत है। हाँ, आप शौक के तौर पर कर सकते हो, बट नॉट फॉर डिप्रेशन और एंजाइटी। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, इस टाइप की कंसल्टेशन मत, आप पूछ लेना कि बुखार आ रहा है, जुकाम हो रहा है, ये किस इमोशन से हो रहा है। इट्स अ बेसिक थिंग्स, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। बट आपने किसी सुना कि बाल झड़ जाते हैं, टेंशन ज्यादा होती है, दैट इज ट्रू। यस। अब वो क्यों होते हैं, वो क्या साइंस है, वो शालिनी मैम बताएंगे आपको। आई एम नॉट द राइट गाय टू टेल यू, बट ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग हियर कि सिली क्वेश्चंस मत करना। एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क, शी विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउअडेज कोर्ट भी कंसर्न कर रहा है इसके बारे में, सरकारें बात कर रही हैं, गवर्नमेंट बात कर रही है, लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बहुत खराब भी मानते हैं। लिव इन रिलेशनशिप, क्या भाई रिलेशनशिप में आए और एक साथ रहने लग गए, क्यों बुरा है ये एक साथ रहना? क्यों बुरा है? बुरा इसलिए है क्योंकि आप अच्छा बताने वाले हो, मुझे पता है। पर मैं बुरे से शुरू करूंगी कि क्यों बुरा है, ये लोग इसको बुरा क्यों कहते हैं। क्योंकि हमारे समाज में एक लड़का और एक लड़की बिना शादी के साथ में रह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। इट्स कल्चर प्रॉब्लम, इट्स नॉट नेचर प्रॉब्लम। नो, नॉट एट ऑल। हमने अपनी फैमिली में कभी नहीं देखा कि कोई एक लड़का एक लड़की साथ में बिना शादी के रह रहे हैं, तो हम आगे भी नहीं होने देंगे, ठीक है। बट अब हमें इवॉल्व होने की जरूरत है। वाई? हम अपने आसपास ये देख रहे हैं। अभी रिसेंट के अगर आप ये न्यूज़ देखें, हमारी दीपाली नागर और जो ट्विशा शर्मा है, वो बिकॉज यही है, क्योंकि अरेंज मैरिज में आपका कोर्टशिप कितना, 6 महीने का, मैक्सिमम साल का। आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए किसी इंसान के साथ बाहर मिल रहे हो, आपको नहीं पता कि वो एग्जैक्टली वो इंसान कैसे बिहेव करता है जब आप उसके साथ एक छत के नीचे रहते हैं, ठीक है। तो जब हम
एक ऐसे रिलेशनशिप में पड़ते हैं जहां हम उस सामने वाले को नहीं जानते, हमें नहीं पता कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा या कैसे वो रिएक्ट करेगा, वहां से हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉमा शुरू होता है। एग्जैक्ट। हमारे टाइम पे शादी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने भी करी, माँ बाप के कहने पे करी, लोगों ने अपने जान पहचान में करी, लेकिन शादी करी। और शादी से पहले हमने लिव इन के बारे में नहीं सोचा। बट अब एरा चेंज हो रहा है। आजकल के बच्चों को आप ये नहीं बोल सकते हो कि बेटा ये हमने तुम्हारे लिए पसंद किया और आप इसके साथ रहो। तो व्हाई नॉट, अगर आपके बच्चे ने किसी को अपने लिए पसंद किया है, शायद किसी सोच से पसंद किया होगा, जैसे हमने सबसे पहले सेगमेंट में बात की थी कि somebody is in love with somebody, तो हम उससे पूछें कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा। ठीक है, तो लिव इन रिलेशनशिप बुरा इसलिए है क्योंकि समाज उस चीज को अभी अनुमति नहीं देता। ठीक है, इसलिए वो बुरा है। बट कल्चर में बुरा है, नेचर में बुरा नहीं है। थोड़ा हम डिफरेंस समझाते हैं लोगों को नेचर एंड कल्चर के बारे में। कल्चर इज लाइक कि सती प्रथा होती थी जी, ठीक है, वो कल्चर वाइज थी, नेचर की डिमांड नहीं थी। नहीं, अब नेचर की डिमांड क्या है? फॉर एग्जांपल हम इंडिया में डेड बॉडी को जला देते हैं जी, बट इन यूरोपियन कंट्रीज हम उसे एक ताबूत में पैक करके दफना देते हैं। बिल्कुल। रीजन दोनों के बीच में क्या है कि यूरोप में बहुत सर्दी होती है, बर्फ पड़ती है, वहां जनवरी में, दिसंबर में, फेब में वो लकड़ी मिल ही नहीं सकती कि आप उनको जला दो। करेक्ट। तो उन्होंने क्या करा, लकड़ी में बंद करके दफनाना शुरू करा। करेक्ट। ताकि वो बरिड हो जाए। बिल्कुल। ठीक है, अगर थोड़ा आप डेजर्ट में आओगे, मिडिल ईस्ट में आओगे, तो वो डायरेक्ट दफना देते हैं, वो लकड़ी नहीं डालते क्योंकि वो डेजर्ट है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। ऐसे इंडिया की डिमांडिंग हम जला देते हैं। करेक्ट। तो ये इट्स अ नेचर रिक्वायरमेंट, करेक्ट, इट्स नॉट अ कल्चर। करेक्ट। बट उसको कल्चर मान लिया गया है ना। तो जैसे हम पहले औरतों को जला दिया करते थे कि वो किसी और आदमी के साथ जाके इन्वॉल्व ना हो। करेक्ट। बट अभी नहीं जलाते। हाँ। तो नेचर क्या मांगती है? नेचर मांगती है कि आप खुश रहो, इवॉल्व होना शुरू करो, आप इवॉल्व करो, आप हाँ, प्रकृति को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल। तो लिव इन रिलेशनशिप इट्स अ कल्चर प्रॉब्लम, नॉट अ नेचर प्रॉब्लम। तो अगर आगे वाले टाइम में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज इवॉल्व हो रहा है। अब काफी सारे बच्चे हैं जो लिव इन में रह रहे हैं और उनके पेरेंट्स को पता है। मेरे खुद के सर्कल में बहुत सारे कपल्स को मैं जानती हूँ जो लिव इन में रहते हैं, दे आर लीडिंग देयर लाइफ हैप्पीली। तो लिव इन रिलेशनशिप समाज के लिए बुरा है, बट आगे आने वाला जो हमारा जनरेशन है उसके लिए अच्छा है इन अ वे। ठीक है, जब हम लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू करते हैं तो क्या चैलेंजेस सबसे पहले सामने आते हैं? चैलेंजेस लिव इन रिलेशनशिप में सबसे पहले जो आते हैं वो ये कि क्या एक लड़का घर के काम करता है, ऐसे एक लड़की की सोच है, और लड़के की सोच है क्या ये लड़की को खाना बनाना आता है कि नहीं आता। तो वो एक सबसे पहला चैलेंज है। बट जब आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड नहीं हो, तो यू स्टिल हैव दैट रूम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है ना। आप पूछोगे भाई तुझे खाना बनाना आता है, बोलेगी नहीं आता, अच्छा चलो ठीक है मुझे थोड़ा बहुत बनाना आता है, मिलके करते हैं। सिमिलरली लड़की बोलेगी तुम्हें घर का काम नहीं करना आता, मिलके करते हैं। बट जब आप एक बार मैरिड हो जाते हो ना, तब आप ये वाला जो एक ब्रीदर है ना एक दूसरे को, आप वो नहीं देते हैं। नहीं मतलब करना है तो करना है, लेकिन रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को, यू आर स्टिल इन लव, यू स्टिल हैव दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन। तो आप एक दूसरे को समझोगे, आप एक दूसरे के साथ लाइक अ पार्टनरशिप यू विल वर्क टुगेदर, कि खाना बना रहे हैं तो साथ में बना रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं तो साथ में कर रहे हैं। तो आई थिंक जो चैलेंज जो आता है वो समझ में आता है, बट स्लोली ग्रेजुअली इट विल बिकम ब्यूटिफुल। बट पीपल विल चेंज विद टाइम। द हु यू आर राइट नाउ, आप 15 साल पहले नहीं थे वो जी, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हुई जी। पहले आप बिल्कुल सफाई नहीं करते थे, अभी आपको बहुत पसंद है कि भाई बेड साफ हो, सोफे साफ हो, अब घर की क्लीनिंग। ठीक है, टाइम के साथ लोगों की प्रायोरिटीज और मैं ये कहता हूँ कि जो नेचर है वो चेंज हो जाता है जी। ठीक है, तो अब लिविंग रिलेशनशिप में तो पता चला कि दोनों को शराब पसंद है। कुछ दिन बाद एक ने भगवान जी का रास्ता पकड़ लिया स्पिरिचुअलिटी का, अब एक रह गया शराब ही, एक हो गया स्पिरिचुअलिटी। तो फिर लिव इन रिलेशनशिप वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो खराब हो जाएंगे कि हमने तो साथ रह के देखा। बिल्कुल खराब हो जाएंगे। लेकिन सॉल्यूशन बताइए इसका। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन तो वही वाली बात है जो सबसे पहले सेगमेंट में हमने किया, कम्युनिकेशन। आप सामने वाले को डोमिनेट नहीं कर सकते कि अब मैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हूँ
अब तुम्हें भी दारू छोड़नी पड़ेगी। नो नो, यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज जब आप साथ में आए थे, ये एक चीज थी कॉमन आपके बीच में जो आपको साथ में लेके आई थी, आप लोगों ने खूब पार्टी करी, खूब दारू वारू करी, बट ठीक है, आफ्टर सम टाइम और आफ्टर फ्यू ईयर्स आपको लगा नहीं अब मुझे छोड़ना है, तो आप सामने वाले को भी वो टाइम दो। आपका टाइम आ गया चेंज होने का, उसका शायद टाइम अभी 2 साल के बाद है, तो डू यू हैव दैट मच पेशेंस? पहली चीज, आप उसको भी, आप वो 2 साल दो ना उसको, वो धीरे धीरे छोड़ेगा, वो आएगा उस चीज में, वो करेगा, ठीक है, एकदम से नहीं छोड़ेगा, बट क्या पता जहां वो रोज लेता हो वहां वो हफ्ते में 1 बार लेगा, ठीक है? तो आपको उतना वाला करेज और उतना वाला हार्ट अपने पार्टनर के लिए रखना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि 15 साल पहले जब हम साथ में दारू पिया करते थे तो आज मैं नहीं पी रही हूं तो अब आप भी छोड़ दो, नहीं। सो हर किसी का टाइम टेबल डिफरेंट तरीके से चलता है। मेरा आज है, आपका शायद 2 साल के बाद है। सो गिव दैट टाइम पीरियड, गिव दैट ब्रीदर टू एवरीथिंग। I want one liner जी, for those couple who wants to convince their family कि प्लीज हमें लिविंग में रहने दो, प्लीज गिव अस परमिशन, बिकॉज बहुत सारे मैं कपल्स को देखता हूँ कि इनसिक्योरिटी की वजह से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप में रहने से पहले, बिल्कुल, ताकि कभी कोई लीगल प्रॉब्लम हो तो वो दिखा सके कि वी आर ऑलरेडी मैरिड। तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें? जस्ट वन लाइनर। बहुत सिंपल सी चीज है। आपके हिसाब से हमारा भारतीय समाज लिव इन को क्यों नहीं बढ़ावा देता कि हमारे बच्चे बिना शादी के किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं? सबसे पहली चीज, एक आदमी और एक औरत अगर रिश्ते में, तो डेफिनेटली इंटीमेसी तो है, तो पेरेंट्स का जो दिमाग है ना वो वहीं जाता है सबसे पहले। अगर लड़की के पेरेंट्स है तो वो सोचेंगे यार शादी से पहले कहीं ये प्रेग्नेंट नहीं हो जाए, ठीक है। अगर लड़के के पेरेंट्स है तो वो ये सोचेंगे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी लड़की आ जाए जो हमारे घर के साथ नहीं चल पा रही है, तो वो गलती हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारा समाज है सबसे पहले तो वो क्यों मना कर रहा है वो चीज है। तो आई बीइंग अ मॉम, मेरा भी बेटा है 13 साल का, अगर उसकी ये जरूरत रहेगी कि मम्मी मैं किसी के साथ लिव इन में जाना चाहता हूँ, तो मैं उसको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी। मैं रोक नहीं सकती उसको, आप रोक नहीं सकते अपने बच्चों को, लेकिन आप उनको प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हो कि बेटा ठीक है आप जाओ, बट इन चीजों का ध्यान रखना। मनाने वाली तो बात कोई है ही नहीं यहाँ पे, मनाने जैसा तो आप कुछ, अब अगर एक कपल ने डिसाइड कर लिया है कि हम लिव इन में जाएंगे तो पेरेंट्स को वो मनाएंगे नहीं, पेरेंट्स को उन्हें कुछ पॉइंट्स देने पड़ेंगे कि वी विल बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देखो अलग अगर रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, तो इंटीमेट तो होंगे, तो लड़की को अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि आई विल मेक श्योर, आई विल एंश्योर दैट आई एम नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज। और लड़का ये बोलेगा कि भाई मैं भी ध्यान रखूंगा कि हम फैमिली नहीं बना रहे हैं, बट वाई डू वी वॉन्ट टू लिव विद ईच अदर? वी वॉन्ट टू लर्न अबाउट ईच अदर, हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं। तो आप सबसे बड़ी चीज है आप ये बताइए, जो उनके दिमाग का जो सोच है वो यही है कि भाई इंटीमेट नहीं होना, तो वो देखो वो तो आप बिना लिव इन के भी तो हो सकते हो ना, कभी आप ट्रिप पे जा सकते हो, आप दिन में कभी मिल सकते हो ऑफिस से छुट्टी करके, कितना रोक लोगे आप अपने बच्चों को? अब ये देखो ये टॉपिक फिर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लिव इन में लोग रहना ही इसी वजह से चाहते हैं ताकि वो इंटीमेट हो पाए। द सेकंड थिंग इज कि फैमिली का जो कंसर्न है कि हाँ भाई कि शी इज नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, और लड़का कहीं ऐसा ना हो शादी से पहले वो बाप बन जाए, ठीक है। तो मुझे पर्सनली या लोगों को पर्सनली ऐसा लगता है कि उनको जरूरत है एक आपके जैसे काउंसलर की, बिल्कुल, जो उनकी फैमिली को समझा पाए। बिकॉज वी आर नॉट दैट ओपन कि हम अपने बाप से सीधे बोलते हैं कि पापा मैं पापा नहीं बनूंगा, आप टेंशन मत लो, शादी के बाद ही होगा जो होगा। तो आई वॉज सजेस्ट यू दैट कि इफ यू ऑल वांट टू बी इन लिविंग रिलेशनशिप, कि आप रहना चाहते हो, तो आप क्या करो बीच में काउंसलर रख लो, क्योंकि दिस इज अ बिग थिंग। इसका एक और फायदा हो जाएगा कि आपकी अगर बीच में कभी कोई मसले हो रहे हैं, आपकी कोई लड़ाई हो रही है, आपका कोई झगड़ा हो रहा है, या आपका कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है कि नहीं मैं ये चाहती हूँ वो ये चाहता है, तो आप उस काउंसलर को, एक फैमिली काउंसलर को, एक लाइफ कोच को इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ही और शी आर स्टार्टिंग विद यू, कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट से वो आपको समझा रहा है कि अब आप लिविंग में जा रहे हो तो इतने टाइम रहना, ये सब करना, ये सब मत करना, आई विल टॉक टू यू फादर, यू टॉक टू योर मदर। तो एक काउंसलर का इंपॉर्टेंट होना, बीच में होना बहुत जरूरी है, लाइक अ मेंटोर, लाइक अ टीचर, लाइक अ गुरु, ठीक है।
तो वो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं. बिल्कुल. बट द सेकंड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट. डू यू बिलीव कि कास्ट और रिलीजन को बिना सोचे समझे, लाइक यू आर हिंदू, क्या आप अपने लड़के को अलाउ करोगे मुस्लिम लड़की के साथ लिव इन में जाके रह ले? ओह माय गॉड, मेरी वाली सलमा ऐसी नहीं है मम्मी. ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन आपने पूछा, बट आई वुड बी ऑनेस्ट ऑन दिस. जब हम टीन्स में थे और ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स को पता था बेटियां बड़ी हो रही हैं, मेरे पेरेंट्स ने खुल के एक बात बोली थी, खुल के, कि मैं बहुत लिबरल फैमिली से आती हूँ, तो उन्होंने हमें ये बोला था कि बेटा आपकी लाइफ में कोई भी आए, बट यू हैव टू एंश्योर कि वो किस कम्युनिटी से आते हैं. बात ये नहीं है कि हम उन्हें नापसंद करते हैं, बात ये है कि जो कल्चर डिफरेंस है, जो थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है, वो बाद में क्लैश करता है. तो जहाँ तक मेरी बात, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं अपने बेटे को अलाउ करूंगी, तो मैं अपने बेटे को अलाउ करूंगी ओनली इफ ही इज 100% श्योर दैट शी इज द वन. Then how would you know that she is the one? That he will have to see. वो अपने आप वो देखेगा. See, शादी उसको करनी This है. is wrong. आप कहने वाले हो जब मर जा जाके जहाँ मरना है. नहीं, मैंने उसको बहुत ओपनली ये चीज बोली थी कि बेटा देखो, मैं नहीं चाहूंगी कि उस कल्चर की लड़की हमारे घर में आए. आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू. और उसने मेरे को ये चीज क्वेश्चन भी की थी कि व्हाई. तब मैंने उसको पूरा मैंने आपको हमारे पहले सेगमेंट में बोला कि आप हमेशा एक वाई जरूर रखो. तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा वाई, तो मैंने उसको बोला हमारा कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बेटा. वो हिंदू कल्चर को नहीं समझेगी और आप मुस्लिम कल्चर को या क्रिश्चियन कल्चर को नहीं समझोगे. बट मैं आपको एक बात और बता दूं ध्रुव, जब हमने इस बारे में बात शुरू की है, तो जो मुस्लिम लड़कियां होती है ना, वो हिंदू कल्चर में बहुत आसानी से ढल जाती हैं, लेकिन एक मुस्लिम लड़का हिंदू कल्चर में नहीं ढल पाता है. ये मेरे खुद की सामने देखी हुई चीज़ है कि एक मुस्लिम लड़की, शी इज़ मैरिड टू अ हिंदू गाय एंड शी हैज़ टर्न प्रॉपर हिंदू. तो वहाँ पे मुझे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बट वो जिन्होंने भी केरला स्टोरी देखी होगी तो वो अपनी बेटियों को लेके डरेंगे कि वो किसी मुस्लिम के पास ना चले जाए, क्योंकि मुस्लिम कल्चर में ना एक चीज़ हमेशा उनको सिखाई जाती है बचपन से कि जो लड़कियां हैं, जो फीमेल कैटेगरी है, वो मेल से नीचे वाली कैटेगरी है. बस वो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि एक मेल डोमिनेटिंग कल्चर जो है वो हिंदू समाज में आना पसंद करे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कल्चरल डिफरेंस होना, और आपके आने वाले टाइम में कि आप मंडे पूजा कर रहे हो, वो फ्राइडे कर रहा है, टाइप की चीजें हो, और फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट हो, लड़ाई हो, आपके झगड़े हो. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई इस वाली प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, कोई फैमिली फंसी हुई है या कोई किसी के बच्चे फंसे हुए हैं, तो आप शालिनी मैम से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करें. शी विल गाइड यू दैट कि नहीं ये गलत है, और अगर सही भी है तो किस हद तक सही है. दोनों से बात करके, दोनों की काउंसलिंग करके, दोनों को गूगल मीट, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, एज शी वांट, एज यू वांट, तो ये बात करके आपको गाइड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे. अपार्ट ऑफ दैट मेरे थॉट ये हैं, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो बात है रिलीजन की और कास्ट की, यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू. बट अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो आपके जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज रहेंगे कि मैं मंदिर जाऊं या मस्जिद जाऊं, मैं गुरुद्वारे जाऊं या चर्च जाऊं, और उनके लिए कंफ्यूजन होना इज नॉट दैट गुड. अपब्रिंगिंग खराब हो जाएगी. नाना के घर पनीर खाते हैं और दादी के घर मछली खाते हैं, तो वो परेशान हो जाएगा कि ज्यादा क्या खाना है, और उसकी जेनेटिक्स, उसकी बॉडी, उसका माइंड. और आप नहीं चाहोगे कि आप अपनी वजह से अपने आने वाली जनरेशन के दिमाग को खराब कर दो. तो आपको पहले एक बार डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुजराती फैमिली जब बंगाली से शादी करते हैं तो उनके साथ भी ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. इस पे हमने मूवीज भी देखी हैं पहले, तो आप प्लीज कंसल्ट करिएगा. थैंक्स टू यू फॉर कमिंग अप एंड अपना कीमती समय देने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने यहाँ तक हमारी बात सुनी. ऑल्दो हमें पता नहीं क्या आपको हम आउटपुट दे पाए होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके लगभग क्वेश्चन रिलेटिंग टू द रिलेशनशिप, रिलेटिंग टू द योर बॉडी, या क्या आप बॉडी को कैसे हील करते हो, एंड अ पार्ट ऑफ दैट
आपकी लिविंग रिलेशनशिप के क्वेश्चंस, चाहे वो कास्ट के हो, रिलीजन के हो, हमने कवर अप किए हैं। हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे जब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट यू वांट इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक्स टू यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर दो, अच्छा देना, सब्सक्राइबर बढ़ाओ फटाफट, लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम।